देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी हवा को दुनिया में सबसे प्रदूषित बताया जा रहा है शहर के पैमाने पर, यहाँ रहना इतना घातक होता जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि प्रदूषित हवा से दिल्ली में हर दिन 80 लोगों की मौत हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का हवाला देते हुए जानकारी दी थी। तो आपको बता दें, WHO की रिपोर्ट, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 लेवल सेफ्टी लिमिट से 10 गुना ज्यादा है विश्व स्वास्थ्य के पैमाने पर, और भारतीय सेफ्टी लिमिट्स से भी 4 गुना ज्यादा है। तो दिल्ली की हवा सबसे टॉक्सिक इसलिए क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सबसे ज्यादा है। कण जिसकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोमीटर्स है, और ये सबसे खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये कण हमारे फेफड़ों में अंदर जाकर जम जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 की सीमा 10 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर और भारतीय सीमा है 40 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर। ये इतने छोटे कण होते हैं जिनके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, हवा धुंधली सी दिखती है और सांस लेने की नली में असर ये करते हैं। तो विश्व भर में प्रदूषित हवा से 33 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। हवा क्यों इतनी खराब हो रही है? डीजल का प्रयोग, उसमें केरोसिन की मिलावट, फसलों की कटाई के बाद खूंटी को जलाने की पुरानी व्यवस्था जो कानूनी रोक के बाद भी जारी है। आपको याद दिला दें, नासा ने इसकी तस्वीरें भी जारी की थी पंजाब में अक्टूबर-नवंबर में जब धान की खेती के बाद आग लगाई गई थी। तो बहरहाल दिल्ली में हर रात 80,000 ट्रक आते हैं। तो जब हवा खराब हुई तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स भी लगाया। एनवायरमेंट कंपनसेशन टैक्स 1 नवंबर से 4 महीने के लिए लागू रहेगा। छोटी कमर्शियल गाड़ियों के लिए 700 रुपए और बड़ी गाड़ियों के लिए 1300 रुपए। आउटगोइंग चीफ जस्टिस HL दातू ने भी कहा है कि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो जो बच्चे हैं स्कूल से ज्यादा अस्पतालों में मिलेंगे। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि स्कूलों को कुछ दिन के लिए, स्कूल और कॉलेज को क्या बंद कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो देश में 10 शहरों में लागू कर दिया है, बड़ी इसको सफलता माना जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। ये ग्लोबल पैमाना होता है, प्रदूषण 6 रंगों में झलकता है। गाढ़ा हरा माने तो सबसे ऊपर जो है अच्छी हवा, और मरून रंग यानी कि बिल्कुल दूसरा छठे यानी कि सब बेहद खराब हवा। हर पैमाने पर कुछ निर्देश होते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। प्रदूषण पर हर रोज जारी होने वाली रिपोर्ट में दिल्ली के 3 इलाके खास तौर पर आपको दिखाते हैं, आनंद विहार, RK पुरम और पंजाबी बाग। हमारे सहयोगी परमल कुमार ने इन सभी इलाकों में वो जा रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें पंजाबी बाग इलाके की हैं। सुबह की इन तस्वीरों में धुआंसा, स्मॉग इतना गहरा है कि दूर तक साफ नहीं दिखता है। ये हवा हम अपने फेफड़ों में भरते हैं। ऐसे में मॉर्निंग वॉक का क्या मतलब रह जाता होगा। यहाँ करीब ही शकूर बस्ती की हालत तो और भी खराब है, जहाँ रेलवे सीमेंट साइडिंग साइट है। दिल्ली में आने वाले सभी कंपनियों का सीमेंट यहाँ पर ही उतरता है। सीमेंट के ये कण हवा में तैरते रहते हैं। ये हवा में तैरती मौत की ही कही जा सकती है। मुंह में कपड़े बांधकर ये मजदूर किस हालत में काम कर पाते होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पास ही में ट्रांसपोर्ट सेंटर है, करीब ही बंगोलपुरी में ट्रांसपोर्ट एरिया है, और फिर रिंग रोड पर दिन रात दौड़ती गाड़ियां हैं। ये जो इलाका है पंजाबी बाग का, वो बहुत डेंस पॉपुलेटेड इलाका है। लोग यहाँ पे काफी सबल और सक्षम माने जाते हैं, तो गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और जब ट्रक, इस तरह के ट्रकों की आवाजाही होती है तो कंजेशन कई बार होता है, और कंजेशन की वजह से भी प्रदूषण होता है। और आपको दिखाते हैं दिल्ली के RK पुरम की तस्वीरें। धुएं का गुब्बार और जगह जगह जलता कूड़ा। आसपास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, फिर भी हवा इतनी भारी, इतनी जहरीली। पार्टिकुलेट मैटर सैंपलर से यहाँ प्रदूषण का स्तर मापा गया तो पता चला कि यहाँ सांस फूलने की बड़ी वजह है रिंग रोड और आउटर रिंग रोड, जहाँ दिन भर ट्रैफिक चलता रहता है। हर रोज दिल्ली में गुजरने वाले करीब 40,000 ट्रक उन सड़कों से होकर ही जाते हैं। जाने अनजाने, मजबूरी में या फिर मर्जी से, खुद की वजह से खुद का स्वास्थ्य संकट में है। संभलेंगे, समझेंगे तो ही समझदारी है, नहीं तो ये प्रदूषण जान पर भारी है। तो जानकारों के मुताबिक हवा में पार्टिकुलेट मैटर
यानी भारी कण औद्योगिक गतिविधियों, गाड़ियों, निर्माण से जुड़े काम, कूड़ा जलाने जैसे कामों से पड़ता है। और ये सब कुछ अगर एक ही जगह देखना हो तो दिल्ली के आनंद विहार आ जाइए। आनंद विहार की खासियत ये है कि यहाँ पर रेल टर्मिनल, मेट्रो टर्मिनल, अंतर्राज्यीय बस अड्डा सब एक ही साथ है। ऐसे में यहाँ आने के लिए कितनी भीड़ होती होगी, कितनी गाड़ियाँ गुजरती होंगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ करीब ही गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ हमारे पर्यावरण की बदसूरत तस्वीर का सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार तो इसका जायजा लेने इसके ठीक ऊपर चले गए। दिल्ली के एक बड़े इलाके का कूड़ा हर रोज ट्रकों के जरिए यहाँ गिराया जाता है। यहाँ उतरते चील कौवे दिखा रहे हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारी जमीन किस कदर सड़ रहे हैं। अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो हम फिर से ज्यादा कुछ करने लायक शायद ना रह पाए। प्रदूषण की हकीकत और आनंद विहार की हालत को लेकर दो पंक्तियां याद आती है। हालात है जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। तो हमारे साथ खास मेहमान आज प्राइम टाइम में जुड़े आशीष खेतान, उपाध्यक्ष दिल्ली डायलॉग कमीशन, नरेंद्र तनेजा, नेता बीजेपी, अनुमिता रॉय चौधरी ईडी हैं, सीएससी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एमसी मेहता पर्यावरण कार्यकर्ता, एडवोकेट, और सदियों से, बरसों से कह सकते हैं सर काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, और जयधर गुप्ता सीईओ वॉगमार्क साउथ एशिया के हमारे साथ हैं। एक मशीन लेकर आए हैं और इस समय भी हमारे स्टूडियो में भी किस तरह का प्रदूषण होगा, हवा कैसी है, ये भी हमें बताएंगे, और वाकई में जो हमारे राजधानी की स्थिति है इसको हम समझेंगे। लेकिन पहले अनुमित्रा आपके पास आएंगे। WHO की रिपोर्ट आती है कि जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी दुनिया भर में सबसे प्रदूषित है। कितनी गंभीर स्थिति? काफ़ी गंभीर है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर घंटा एक मौत होती है वायु प्रदूषण से जुड़े हुए बीमारियों के कारण। और आज जब हम आंकड़े देखते हैं तो जो मानक के साथ अगर आप कंपेयर करें तो मात्रा कई गुना ज़्यादा है। और अभी जो विंटर का जो समय है, इस समय मात्रा और भी बढ़ जाती है। अगर मैं इसलिए पूछ रही थी कितनी गंभीर, क्योंकि जब विश्व के पैमाने पर 10 गुना ज़्यादा, हमारे भारतीय पैमाने पर 4 गुना ज़्यादा, लेकिन कहीं कुछ हलचल नज़र नहीं आती कदम उठाते हुए। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, घातक है, गंभीर है, कैसी है स्थिति? जो घातक है और ये लोगों में जो समझ को हमें बढ़ाना है कि ये जन सेहत के ऊपर ये क्या असर हो रहा है, और ये जो समझ है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं, पर जिस पैमाने से जो अवेयरनेस कैंपेन जो हमें आज चाहिए ताकि लोगों में ये जोश आए, मांग करे सच हवा की, वो नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं कहीं पर एक ढीली पड़ गई है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में कभी कुछ हुआ ही नहीं प्रदूषण को कम करने के लिए। जो CNG किया गया, जो प्रदूषित जो इंडस्ट्री से उनको निकाला गया, पर अभी जो हमें करना है, जो अभी जो लेवल्स हैं दिल्ली में, जो स्थिति है यहाँ पे, जो स्वच्छ हवा के लिए जो मानक बनाए गए हैं, उसको मीट करना है। आप कह रहे हैं कुछ किया गया, लेकिन मैं देख रही थी 1997 से 2015 तक करीब 10 रिपोर्ट्स तैयार की गई, रिसर्चेस की गई, स्टडीज की गई। मतलब ये अभी कुछ सालों की बात नहीं है, 20 सालों से ये पूरी किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स तैयार की जाए। और जो हो रहा है आज के, जितना हमने किया है वो बहुत कम था, पर अब जो होना है वो नहीं हो रहा है। जो सेकंड जनरेशन की जो बात हो रही है एक्शन प्लान की, और उसमें जो शक्ति से हमें जो काम करना है वो नहीं हो पा रहा है। MC मेहता साहब, आपसे साहब, मुझे याद है बहुत पहले मुझे याद है जब आप स्टूडियो में आए, आप पोल्यूशन की एक तरह से इसके खिलाफ आप कार्रवाई करते रहते थे, कदम उठाते रहते थे। इतने बरसों में क्या हुआ है प्रदूषण को लेकर? जी, ऐसा है कि अब मैंने जैसे यही जो वाहनों का जो केस था वो 85 में मैंने फाइल किया था, और उसके बाद जो है वो 90s में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सैकिया कमेटी जो है वो एक बनाई, और उस कमेटी के अधीन में 30 रिपोर्टें जो है वो बाई मंथली दी गई, और उससे एक पूरा एक मैप बना कि भाई कैसे जो है वो प्रदूषण को रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उसके लिए जो है वो पेन भी लिया, सुनवाई हुई, और उसके बाद जो है वो आपको CNG जो है वो दिल्ली में जो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। अब उस समय जो है दिल्ली जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी, 4th पोल्यूटेड सिटी थी तब। और उसके बाद कौन से बरस की बात बता? ये 92, 93, 94 की बात है।
तब से अब तक दिल्ली नहीं, अब तो फर्स्ट पर पहुंच गई ना, अब इसको डिस्टिंक्शन, हाँ जी हाँ, अब तो डिस्टिंक्शन इनको मिल गई है कि भाई हाँ सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें की, फिर जो क्लीनर फ्यूल्स थे इंट्रोड्यूस किए, फिर भूरेलाल कमेटी जो थी वो बनी, सुनीता नारायण थी, और उन्होंने बहुत जो उस कमेटी ने भी अपनी अपनी रिपोर्टें दी, और उससे कारण ये हुआ कि जितने कदम उठाए गए उससे उससे जो वो पोल्यूशन जो बहुत कंट्रोल में आ गया। और वो कंट्रोल में 2-3 साल तो रहा, लेकिन जब तक अब कांस्टेंट मॉनिटरिंग तो कोर्ट से हो नहीं सकती, और वो जब तक नहीं रही उसके बाद जब वो फिर दोबारा जब वो छूट मिल गई और सारे के सारा जब वहीं की वहीं हालत हो गई, और आज वो जो वहाँ जो पहले जो फोर्थ थी अब वो फर्स्ट पर पहुंच गई है। अब क्या करोगे? मैं तनेजा जी के पास आऊंगी, लेकिन पहले आपसे जदर आप एक मशीन लेकर आए हैं, ये बताइए, अब एयर प्यूरिफायर्स की बात हो रही है कि लोग खरीदें, उस पर भी आर्टिकल्स हैं, तमाम आर्टिकल्स हैं कि आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये क्या फ़ायदा इन मशीनों का, जब हम देखते हैं कि इतने लंबे सदियों से एक तरह से लड़ाई चल रही प्रदूषण के लिए, अगर ज़्यादा कुछ कदम नहीं उठाए जाते क्या हासिल होता है? वैसे देखिए, पहले मैं थोड़ा एजुकेट करना चाहूँगा। आपने PM 2.5 के बारे में बोला है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो ये नैनो पार्टिकल्स हैं जो हमारे नेचुरल बॉडी के फिल्टर्स हैं, हमारे नाक के बाल हैं, म्यूकस है, मेम्ब्रेन है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे हैं कि हमारे नेचुरल फिल्टर्स काम नहीं करते। ये हमारे नेचुरल फिल्टर्स को बीट करके हमारे बॉडी के अंदर डीप हमारी लंग्स में जाता है और उसके बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। ये पार्टिकल्स जो हैं, ये पहली बात तो ये है कि ये डस्ट नहीं है, ये कार्सिनोजेनिक हैं, ये कैंसर करते हैं, ये हमारे बॉडी के हर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, every system of our body gets affected by these particles. Okay, now we are talking about, मैं कहीं पढ़ रही थी कि बाल का 30 गुना छोटे होते हैं ये, जो एक हमारा बाल होता है उसका, बिल्कुल ये इतने छोटे डेंजरस इसलिए है कि ये हमें दिखते नहीं है। ठीक है, ये इनविजिबल है, हमें नहीं दिखता है। इस कमरे में भी लेवल हाई है, नीचे के फ्लोर में हमारे स्टूडियो में और भी ज़्यादा लेवल थे। हम बिना इसको सोचे और समझे हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह, जो दुनिया का सबसे पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, एफिशिएंट वैक्यूम क्लीनर है, वो हमारे फेफड़े हैं। हम इस कमरे की भी हवा अभी सफ़ा कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हम यहाँ बैठे बैठे सिगरेट पिए बिना सिगरेट पी रहे हैं, बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स हैं। तो हमारी सेहत को असर पड़ेगा, वो चाहे एक दिन में पड़े या एक हफ्ते में पड़े या एक महीने में पड़े। है कि 43.6% जो दिल्ली के बच्चे हैं उनका जो लंग फंक्शन है वो कम अब काम करता है। हाँ जी, एवरी थर्ड चाइल्ड। देखिए, ये बहुत ही डेंजरस है, ये जानलेवा है। हमने गवर्नमेंट को अपील किया है कि जैसे आप डेंगू और स्वाइन फ्लू की हेल्थ एडवाइजरी इशू करते हैं, इस पे इमीडिएटली एक्ट करिए। इनफैक्ट 1 साल पहले जब WHO का रिपोर्ट आया था कि दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, हमें इमीडिएटली कुछ करना चाहिए था। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सरकार ने लॉन्च किया है, सरकार कह रही है ये बहुत शानदार कदम है, 10 सिटीज़ में लॉन्च कर दिया गया है, कितना फ़ायदा उसका? निधि जी, फ़ायदा उस चीज़ का है जो लोगों को समझ आती है। जो चीज़ किसी को समझ ना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और समझ ऐसा है कि अगर हमारे पास दिल्ली में 3 करोड़ लोग हैं तो 3 करोड़ लोगों को जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैसेज ऐसा होना चाहिए, जो सड़क के आदमी जो कूड़ा जला रहा है, जो चौकीदार है, जो सर्दी में कुछ भी ढूंढ रहा है जलाने के लिए, उन तक ये मैसेज जब तक नहीं पहुंचेगा तो यहाँ तब तक चेंज नहीं होएगा। जो आदमी गरीब व्यक्ति है, सर्दी में कूड़ा जला रहा है, उस तक ना भी पहुंचे तो जो बड़े बड़े वाहन लेके लोग चलते हैं उनका शायद दायित्व ज्यादा आ जाता है, लेकिन अपने आप में प्रदूषण सबसे बढ़ता है। हाँ जी, तनेजा साहब, आप तो एनर्जी के पूरे सेक्टर के जानकार हैं, क्यों इतनी लंबी लंबी कमिटीज बनी हैं, और मिस्टर मेहता भी बता रहे हैं, क्यों ये ढिलाई केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से, जो पहले सरकार रही उनकी तरफ से ढिलाई रही। जो बिजनेसेस हमारी हैं, खासतौर से जो कारें बनाती हैं, SUV बनाती हैं, डीजल की गाड़ियां बनाती हैं, उनकी तरफ से रहा। सब मैं इसलिए पूछ रही थी, हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपकी हमारी नई सरकार आई, उसमें यह है कि 10 सिटीज में लॉन्च कर दिया, ये ग्लोबल पैरामीटर है,
लेकिन हमारे देश में ये तो लॉन्च किया गया, लेकिन इसका कुछ ट्रैकिंग नहीं होगा। जैसे जब ये लॉन्च होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया भर में, तो 6 तरह के कोड मार्क होते हैं। अगर डार्क ग्रीन मतलब सबसे अच्छी हवा, और मरून जैसे कि सबसे घातक हवा। और जैसे चाइना की अगर उदाहरण ले, क्योंकि चाइना की भी अब तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, तो वहाँ पे ये है कि अगर ये कोड आ गया तो उसका मतलब ये है कि आप गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं उतारेंगे। अगर ये कोड आ गया तो जो किंडरगार्टन है, प्राइमरी स्कूल है, वो बंद हो जाएंगे। अगर ये कोड आ गया तो आप ये करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये जो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स तो कर दिया हमारे केंद्र सरकार ने, लेकिन ये पूरा नहीं है, पूरक नहीं है। देखिए, जब मैं पहली बात, ये बहुत गंभीर विषय है, तो मैं इस पर राजनीतिक बात करने का प्रयास नहीं करूंगा, और इस पर राजनीतिक स्टेटमेंट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये स्थिति दरअसल बहुत गंभीर है। और खाली दिल्ली में नहीं है, मेरा मानना अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक की स्थिति लगभग यही है। पूरे उत्तर जो पूरा हमारा गंगा यमुना पेरिस में सब लोग बैठक कर ही रहे हैं, 190 देश। तो स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, अब इसका हमको सबको मिलकर, चाहे वो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, राजनीतिक दल हैं, बिजनेसेस हैं, सिविल सोसाइटी है, और सब मीडिया, सबको मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति जो है, मैं आपको, जब हम लोग सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तमाम सारी चीजें हमको दिखी। सबसे बड़ी चीज जो हमको दिखी कि पूरे देश की कोई वैकल्पिक ऊर्जा की नीति का निर्माण तक नहीं हुआ, ना कोई एक्ट है। तो सबसे पहले ये काम करेगा कि उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। हमने ये देखा, जैसे डीजल है सबसे बड़ा, इसमें जो एक जिम्मेदार निकल के आता है, जो विलन निकल के आता है, वो डीजल है। बजाय इसके कि डीजल को हम सब्सिडी ना दें, डीजल को कंट्रोल करें, हमने उसको इंसेंटिवाइज करा गया। चलिए, मैं इसी पर आती हूं सर, कारण पे आने वाली हूं, मैं आशीष खेतान को लेना चाहती हूं। मैं एक बात, एक सेकंड आपको बोल दूं, ये आपने जो बातें कही, दरअसल पूरे सरकार, केंद्र सरकार अब उसी ओर बढ़ रही है। जिस कैटेगरीज की आपने बात करी, अलार्म सिस्टम की बात करी, संवाद की बात करी, अब उसी स्टेज की बढ़ रही है। अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में जो, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो नीति अडॉप्ट करी है, पूरी दुनिया में उससे भारत को प्रशंसा मिली है। लेकिन मसला बहुत गंभीर है, और इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और राजनीति को जहां तक संभव हो इससे थोड़ा, राजनीति नहीं सर, कदम कौन क्या उठा रहा है, हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं। आशीष खेतान, आप हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। आपने शायद एक बयान दिया है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए या मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। आप किस तरह से आंक रहे हैं दिल्ली की जो ये आबो हवा है? हाँ, आपने तमाम विशेषज्ञों से बात करी अभी जी, और तमाम स्टडीज कोट करी। आपने एक WHO की स्टडी कोट करी जी, जो ये दिखाता है कि दिल्ली की हवा आज विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये सारा एविडेंस और साइंटिफिक डेटा हमारे सामने है, उस पर कोई अलग से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब विषय यह है कि किया क्या जाए, और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने तमाम कदम उठाए, निसंदेह उन्होंने कदम उठाए हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच से अब ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी। मेहता साहब ने कहा कि आज से 15 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सारी बसेस डीजल से CNG में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, और उससे फौरन दिल्ली की आबो हवा पर असर पड़ा, क्योंकि एक बड़ा कदम था। आज उतना ही बड़ा कदम या उससे भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। अभी WHO के जो विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या ये सारी चीजें तो अपनी जगह ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन पहले लोगों को मुहैया करानी पड़ेगी जो उनको समझ में आए, उनकी भाषा में। जैसे कि एक प्रेग्नेंट मदर को यह बताया जाए कि अगर आज आप सड़क पे निकलेंगी, आज आप मार्केट में जाएंगी, तो आपके जो बच्चा है, जो बेबी आपके बॉडी में पल रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर ये बताया जाए अपनी माओं को कि आज अगर अपने बच्चों को आप स्कूल भेजेंगी तो उनके लंग पे शायद इतना प्रभाव पड़ जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप लोगों की सरकार आई, आप लोगों ने कुछ कदम उठाने की बात कही। आप लोगों ने कहा कि भाई रेगुलर चेकिंग होगी ट्रक्स की, जो डीजल व्हीकल्स आ रहे हैं तमाम उस पर। हाँ, और क्या हुआ? कुछ समय तक तो हुई, लेकिन 1 महीने के बाद ये कार्रवाई बंद हो गई। क्यों? नहीं, माफ करिएगा, आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है इसमें। पहली बात, जो टैक्स लगाया गया है वो टैक्स MCD को कलेक्ट करके देना है। सर, मैं टैक्स पे आऊंगी, मैं चेकिंग की बात कर रही हूँ। हमारी दिल्ली सरकार ने एक तरह से वादा किया, तो कहा था कि भाई जो हम इसको मॉनिटर करने के लिए, आशीष मैं इसलिए समझ रही हूँ, ये नहीं कि किसी को कटघरे में खड़ा करना है, हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं पोल्यूशन के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकारें कहती हैं कि जब हम आएंगे हम ये ट्रक्स को चेक करेंगे, पेट्रोल पंप्स पे ये पूरे पैरामीटर्स होंगे जो पोल्यूशन को कितना हो रहा है वो करेंगे, लेकिन वो सब होता नहीं है। 1 महीने चलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है।
नहीं, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो पीयूसी सर्टिफिकेट मिलता था उसके नॉर्म्स में बहुत कमियां थी, तो वो सारे नॉर्म्स दिल्ली सरकार ने बदल दिए हैं। अब नए पीयूसी नॉर्म्स के तहत नए पीयूसी सर्टिफिकेट सारे व्हीकल्स के लेने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और उसकी लगातार मुहिम चलती रहती है। पीरियोडिकली हर 15 दिन में 20 दिन में मुहिम चलती रहती है, उसमें कोई ढिलाई नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। मैं दूसरी बात कह रहा था, दिल्ली सरकार इस पर भी काम कर रही है कि जो नहीं, तो आपका ये कहना है कि जो ये चेकिंग कब बंद हुई ट्रकों की, जो ये सब जो कहा गया था एनजीटी के ऑर्डर्स थे, वो इसलिए बंद हुई क्योंकि नई नॉर्म्स आ गई, इसलिए बंद हो गई 1 महीने के बाद? नहीं, पहली बात तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई कार्रवाई बंद हो गई। ये जितनी कार्रवाई है, चाहे वो एनजीटी के ऑर्डर्स हो या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, चाहे एयर एक्ट हो, चाहे एनवायरमेंट एक्ट हो, इन सारे एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन लेटर इन स्पिरिट में दिल्ली सरकार अपने दायरे में रहकर कर रही है। उसके अलावा और नए कदम उठाने की जरूरत है। आपने अपने प्रश्न में एक बात पूछी कि क्या आपने ऐसा कोई बयान दिया है कि दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए जाए या मार्केट बंद कर दिए जाए। हाँ। उससे पहले आपने कहा कि बीजिंग में या कुछ शहरों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ग्रीन अलर्ट इशू होते हैं। उन अलर्ट्स का एक मतलब होता है। मैंने जो कहा है कि हमारा कमीशन जो एडवाइजरी बॉडी है दिल्ली सरकार के लिए, हमारा कमीशन एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पे काम कर रहा है जो जल्दी हम दिल्ली सरकार को देंगे कि वैसी ही बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस अब दिल्ली में अपनाने की आवश्यकता आ गई है। हमें भी अब अलर्ट्स इशू करने पड़ेंगे कि अगर आज एक प्रेग्नेंट मदर घर से बाहर निकलेगी तो उसके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आज बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, स्टडीज हैं। एक चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्टडी है जिसको आपने भी कोट किया कि 44% बच्चे दिल्ली में 17 साल की उम्र तक आते आते इरिवर्सिबल लंग डैमेज सफर कर जाते हैं। और उस स्टडी में साइंटिस्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। पहली, स्कूल जो है आर्टेरियल रूट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर लिए जाएं। बच्चों का खेलने का समय भी नियंत्रित किया जाए। अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो बच्चों को क्लासरूम में रखा जाए।